यस हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। देखो, लास्ट की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बेटा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बारे में, है ना। दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे लास्ट की 4-5 वीडियोस के अंदर। आज जो टॉपिक है उसी से मिलता जुलता टॉपिक है, आप कह सकते हो। उसका बहुत ज्यादा यूज करके हम लोग जो है वो इस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्बिनेशन भी आपका बहुत ज्यादा रोल निभाता है, ठीक है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को किस तरीके से आप यूज में लेके आ सकते हो प्रोबेबिलिटी के अंदर, आज की जो वीडियो हमारे होने वाली है कॉन्सेप्चुअल पर बात करने वाले हैं हम कि प्रोबेबिलिटी के क्या क्या बेसिक रूल्स हैं और कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस जो है वो पुट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी के मेन रूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको नेक्स्ट दो वीडियोस के अंदर उसके क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी को एक इजी टॉपिक माना जाता है, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी के अंदर एक केस, दो केस, रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, ये चीजें ऐड हो जाती हैं, तब वो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे अपना जो है वो लेवल अप करना शुरू करती है। मेन मैं आपको बताता हूं, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल अप करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट का, ठीक है, जिस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहला टॉपिक बेटा आपका है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हमें पता ही है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कि टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, थ्रोइंग अ डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, जिसका आउटकम हमें पता है कि क्या क्या आने वाला है, स्पेसिफिक आउटपुट नहीं पता, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, है ना, हमें नहीं पता। अब देखो, टॉसिंग अ कॉइन सिंपल एग्जांपल है, टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स। अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को एक वेल डिफाइंड ऑर्डर के अंदर लिख दें, दैट इज नॉट डिनोटेड बाय एस, यानी कि सैंपल स्पेस उसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है, देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ डाई, अगर एक डाई थ्रो किया जा रहा है तो कौन कौन से आउटकम मेरे पास निकल के आ सकते हैं बेटा, एस 1 2 3 4 5 6 ये निकल के आ सकते हैं ना। तो टॉसिंग अ कॉइन हमारे पास क्या होगा, हेड और टेल, है ना। इवेंट हमें सभी को पता है कि इवेंट मेरे पास क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, तो इवन नंबर आना मेरा इवेंट है, ऑड नंबर आना मेरा इवेंट है, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, इस तरीके से। क्लियर, ये तो इजी सा टॉपिक है। देखो, प्रोबेबिलिटी का जस्ट फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा, छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है जी। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट, या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट भी इसको बोल सकते हो। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, इफ द टू इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, अगर किसी इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है, वो इवेंट साथ में नहीं हो सकते। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट शो किया कि बेटा मैं डाई थ्रो कर रहा हूं, ठीक है जी, मैंने एक डाई थ्रो किया, मेरे पास आउटकम क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास ये आउटकम निकल के आ सकते हैं, ये तो हम सभी को पता ही है। मैं बोलूं कि ए मेरा एक ऐसा इवेंट है मैं जहां इवन नंबर के आने की बात कर रहा हूं, बी मेरा एक ऐसा इवेंट है जहां पे मैं ओड नंबर के आने की बात कर रहा हूं। अगर इवन नंबर मेरे पास आता है तो कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा, 2 4 6। ऑड नंबर मेरे पास आता है तो कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा, 1 3 5। तो ध्यान से देखो, क्या कोई एकलौता नंबर यहाँ पे ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से ए और बी इवेंट साथ में हो जाए, नहीं हो सकते ना। मान लो आपने डाई थ्रो किया, आंसर 2 आ गया, तो आप कहोगे भाई ए इवेंट अकर हो गया, 6 आ गया, आप कहोगे ए इवेंट अकर हो गया, 5 आ गया, आप कहोगे बी इवेंट अकर हो गया। तो दीज टू इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो साथ में नहीं हो सकते। अब उसका एग्जांपल देखो, कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। इसी केस के अंदर मान लो मैं बोल दूं, ए मेरे पास एक ऐसा इवेंट है दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, नंबर जो है वो मेरे पास किसका मल्टीपल है बेटा, 2 का मल्टीपल है। बी अगर मैं बोलूं नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। अब अगर ए इवेंट की बात हो रही है तो कौन कौन से आउटकम आएंगे, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। यहाँ पे देखो 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। क्या कोई ऐसा आउटकम आपके पास दिखता हुआ आ रहा है जिसकी वजह से ए और बी दोनों इवेंट इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे 6 अगर आता है तो ए इवेंट भी हो जाएगा और बी इवेंट भी मेरे पास हो जाएगा।
तो दीज टू इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। इसको अगर मैं सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूं, देखना मैं ऐसा नहीं लिख सकता, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 या 0। मेरे पास ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कितने बच रहे होंगे, 0 बच रहे होंगे। या ए इंटरसेक्शन बी में 5 बोल दूं कि इसका सेट ही खाली होगा, है ना। तो जब दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो दोनों इवेंट को क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पे है उसको भी एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। व्हेन अ सैंपल स्पेस is distributed down into the some mutually exclusive events such that their union form the sample space is known as the mutually exhaustive event। देखो इसी एग्जांपल से समझो बेटा, बहुत प्यारा डेफिनेशन है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। वो कह रहा है जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन रहे हैं, ये जैसे ये एक इवेंट बन गया, ये एक इवेंट बन गया, अगर मैं इन सारे आउटकम्स को जोड़ दूं क्या बनेगा। अगर मैं 2 4 6 ये यहां से ए इवेंट के आउटकम कौन कौन से हैं बेटा, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर इधर से 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर इनको सारे को जोड़ दूं, क्या ये वापस से सैंपल स्पेस क्रिएट नहीं हो गया। डाई में कौन कौन से नंबर आ सकते थे, 1 आ सकता था, 2 3 4 5 6, तो सारा का सारा सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया। यानी कि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। ये दोनों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 2 4 6 आ रहा है, यहाँ 3 6 आ रहा है, 1 और 5 आ ही नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको बोलना चाहोगे, इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या बोल सकते हो, जहां मैं साइड में नोट कर देता हूं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। वापिस से अगर ए यूनियन बी कर देते हो आप, हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, हमारा सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाता है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ आपको ये दो डेफिनेशन। और जो पिछले पेज पे हमारी डेफिनेशन थी, इवेंट आप सभी को पता है, सैंपल स्पेस आप सभी को पता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट आप सभी को पता है, बेसिक रूल्स थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के। अब जो जो चीजें हमारे पास यूज आ सकती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ताश के पत्ते यानी कि प्लेइंग कार्ड्स, इनके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। 4 तरह के मेरे पास बेटा सूट होते हैं क्लब होगा, डायमंड होगा, हार्ट होगा और स्पेड होगा। ठीक है जी। क्लब को क्या बोला जाता है, चिड़ी का पत्ता, डायमंड ईंट का पत्ता, ये हार्ट दिल का पत्ता, और अपने पास स्पेड यानी कि हुक्म का पत्ता। क्लियर। तो ये मेरे पास इस तरह के कार्ड होते हैं। सबसे पहले नंबर को एस बोला जाता है। एस एक नंबर कार्ड नहीं होता, ये नंबर कार्ड के अंदर काउंट नहीं होता। ठीक है। नंबर कार्ड के अंदर कौन कौन काउंट होते हैं, 2 से लेके 10 तक, ये मेरे पास क्या बोले जाते हैं बेटा, नंबर कार्ड बोले जाते हैं। अब अगर मैं नंबर कार्ड की बात करूं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 निम 36, कितने नंबर कार्ड बैठे होंगे बेटा, 36 नंबर कार्ड बैठे होंगे। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, फेस कार्ड्स। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 12। अगर फेस कार्ड के अंदर आप एस कार्ड ऐड कर दो, ठीक है जी, तो इसको मिला के क्या बोला जाता है, ऑनर कार्ड। ये वर्ड ध्यान रखना है सभी ने, ऑनर कार्ड्स। ठीक है। और ऑनर कार्ड्स क्या होगा, 12 में 4 अपने एस ऐड कर दो, 16 मेरे पास इसके ऑनर कार्ड निकल के आ जाएंगे। तो ताश के पत्तों के बारे में यानी कि कार्ड्स के बारे में आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन इससे पुट होता है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर हमें पूछता है कि रेड कार्ड कितने हैं, साफ दिख रहा है, रेड कार्ड 13 और 13, 26 रेड कार्ड होते हैं बेटा। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, है ना। ये दोनों रेड सूट है और ये दोनों आपके पास ब्लैक सूट है। क्लियर। और सभी के अंदर कितने कितने कार्ड्स पड़े होते हैं, 13 13 13, 13 4 जा 52, और टोटल हमारे पास कार्ड कितने होते हैं, 52। पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, सो दैट आपके पास सारी चीजें सेव रहे। ठीक है जी। अब कुछ एक बेसिक जो आपको और पता होना चाहिए। देखो, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। श्योर इवेंट क्या होता है, अ इवेंट विच इज सर्टेन टू बी हैपन, मतलब जिस इवेंट ने होना ही होना है उसको बोला जाता है श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा 1। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 4 रेड बॉल है बेटा, मुझे एक बॉल निकालनी है, बताओ कि वो बॉल रेड हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल आउटकम भी 4 है और फेवरेबल भी 4 है, 4/4 आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट की। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जो कभी भी नहीं हो सकता।
जिसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा 0। जैसे मैं एक बॉल यहाँ से निकालूं और मैं बोलूं वो बॉल ब्लैक हो, जब बोले ब्लैक पड़ी ही नहीं है तो जितनी मर्जी बोले पड़ी हो, आंसर तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, 0। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो हमेशा क्या होता है बेटा, 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। इक्वल हो सकता है जब श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट हो। नेक्स्ट हम इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा मेरे पास क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग से, तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। 1 बाय 1 क्वेश्चन से फर्दर कंटिन्यू करते हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी। सबसे पहले कुछ एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्प्ले किए हैं यहाँ पे, उसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप करते हैं। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स 1 to 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। अगर 6 मार्बल मेरे पास पड़े हैं, 2 मार्बल नंबर लिखा हुआ है जिसपे, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑब्वियस ही बात है एक ही मार्बल होगा ना जिसपे 2 लिखा होगा, तो 1/6। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। एक कॉइन को उछाला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपकी गेम स्टार्ट होगी। ऑब्वियस ही बात है या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, छोटा नंबर 2, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 5। 1 से लेके 6 के बीच में 3 प्राइम नंबर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/6, यानी कि 1/2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बता रहा है अपने को क्या, अ कार्ड मार्क्ड विद 1 to 25, 1 से लेके 25 तक मार्क किए गए हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम। एक ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के अंदर जब भी एक चीज निकलती है, सिंपल मेथड रूल होता है, और अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजें निकलती हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि 1/1 निकल रही है तो आपने क्या करना है, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकल रही है क्या करना है, 1/1 विद रिप्लेसमेंट निकल रही है क्या करना है, और साइमल्टेनियसली इकट्ठे टुगेदर ये सब हो रहा है तो क्या करना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5। 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 तो एक बार ही पड़ा होगा ना, तो 1 डिवाइड बाय 25। 5 एक बार है हमारे पास, तो 1 डिवाइड बाय 25 इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 11। 11 से छोटे नंबर कितने पड़े होंगे बेटा, 10 पड़े होंगे ना, तो 5 2 जा और 5 5 जा, तो 2 डिवाइड बाय 5 इज द करेक्ट आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सभी को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ग्रेटर देन 25। जब नंबर 25 से ऊपर पड़ा ही नहीं है तो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कितने पड़े हैं बेटा, 5 10 15 20 और 25, कितने मल्टीपल पड़े हैं, 5, तो 5 डिवाइड बाय 25 इज 1/5 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। 1 से लेके 25 के बीच में कितने इवन है, इवन है, 2 से लेके 24 तक पड़े हैं, यानी कि 12 नंबर मेरे पास इवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 12 डिवाइड बाय 25। डिस्प्ले पे एक बार शो कर देता हूं मैं, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे ये वाले, मींस इजी जो क्वेश्चंस आप कह सकते हो। लो जी, प्लेइंग कार्ड का हमारे पास क्वेश्चन आया है। मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अप करता जाऊंगा, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग में, और आपको फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, है ना, पता होना बिल्कुल कंपलसरी है उसका। देखो क्या कह रहा है बेटा, 5 कार्ड, अ 10 जैक किंग किंग क्वीन एस ऑफ डायमंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक। क्या किया बेटा, इसने 52 कार्ड में से, ध्यान से सुनेंगे सभी, 52 कार्ड में से एक 10 का पत्ता, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग, और कौन सा निकाला गया, एस। ये जो डायमंड के पत्ते थे सारे के सारे, इसको पैक में से रिमूव कर दिया। कहां से रिमूव कर दिया, 52 के पैक में से रिमूव कर दिया। तो पेंडिंग कार्ड हमारे पास कितने रह गए बेटा, 47 पेंडिंग कार्ड रह गए। अब वो कह रहा है एक कार्ड निकाला गया है, बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो कार्ड कार्ड हर्ट भी नहीं होगा और किंग भी नहीं होगा, यानी कि हर्ट भी नहीं होना चाहिए और किंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हर्ट कार्ड कितने होते हैं बेटा, हर्ट कार्ड होते हैं मेरे पास कितने, 13, और किंग भी नहीं होना चाहिए, तो किंग तो 4 होते हैं, लेकिन एक किंग वो पहले से निकाल चुका है, यानी कि 3 किंग बचे हुए हैं, तो 16 जो कार्ड है, ये 16 कार्ड नहीं होने चाहिए, है ना। तो 16 कार्ड मेरे पास क्या है, ये 16 कार्ड नहीं होने चाहिए। अगर ये 16 कार्ड नहीं होने चाहिए तो ध्यान से देखो,
ए पार्ट हमारे पास जो दे रखा है, एक सेकंड में दोबारा से चेक कर लेता हूँ। नाइदर अ हर्ट नोर अ किंग। चलो किंग अपने पास 3 आ गए। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, देखो यहाँ पे 2 आएगा। एक तो हर्ट के अंदर किंग काउंट हो ही रहा है और एक को आप बाहर निकाल चुके हो, तो किंग कितने बच गए बेटा? 2 बच गए, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 15। तो 15 कार्ड मेरे पास बचे हुए हैं जो किंग और हर्ट है। तो यानी कि कौन कौन से किंग और हर्ट नहीं है अब उसके अंदर? 47 में से माइनस कर लो 32 कार्ड्स। तो चाहे तो यहां से निकाल लो आंसर, कि आंसर मेरे पास क्या हो गया? 32 डिवाइड बाय 47 आंसर हो गया। या फिर एक काम यहां से भी कर सकते हो आप कि 15 बाय में 47 उनके आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1 में से माइनस कर दो। ये भी तो आंसर सही होगा ना। तो 32 बाय 47 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है नाइदर एन एस नोर अ किंग। ना तो एस हो बेटा, ना ही किंग हो। दूसरा पार्ट देखेंगे, ना तो मेरे पास एस होना चाहिए, ना ही मेरे पास क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एस मेरे पास कार्ड के अंदर कितने बचे हुए हैं? 3 बचे हुए हैं, क्योंकि एक एस तो निकाल ही चुके हो आप भाई। 3 बचे हुए हैं। किंग मेरे पास कितने बचे हुए हैं? किंग 3 बचे हुए हैं, क्योंकि एक किंग आप निकाल चुके हो। तो कितने कार्ड नहीं होने की बात कर रहा है वो? 6 कार्ड नहीं होने की बात कर रहा है। अगर 6 कार्ड नहीं होने की बात कर रहा है मतलब 6 बाय 47 प्रोबेबिलिटी, तो नहीं होना मतलब 1 में से माइनस कर दो। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? 41 बाय 47। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। नाइदर अ रेड कार्ड नोर अ क्वीन कार्ड। ना तो रेड कार्ड हो, ना ही क्वीन कार्ड हो। ध्यान से समझेंगे, ना ही रेड कार्ड हो। रेड कार्ड बचे कितने हुए बेटा? 5 तो वो पहले ही निकाल चुका है। तो रेड कार्ड बचे कितने हैं? 13 में से 5 माइनस कर दो, 8 मेरे पास रेड कार्ड बचे हुए हैं। 8 मेरे पास क्या बचे हुए हैं? रेड कार्ड बचे हुए हैं। अब क्वीन कार्ड कितने बचे हुए हैं? क्वीन कार्ड एक ये यहां निकाल चुका है, एक आपने क्वीन को, 2 क्वीन यहां पे काउंट कर ली। अच्छा एक रेड यहां पे गई, एक रेड यहां पे गया, 2 रह गए। तो 8 प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, नाइदर रेड नोर अ किंग। 10 आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ये यहाँ पे मेरे से गलती हुई है। देखो क्या कह रहा है, नाइदर अ रेड कार्ड, ना ही वो रेड कार्ड हो। रेड कार्ड होते हैं बेटा 13, 13 में से 5 रेड कार्ड पहले ही निकाल चुके हो, बचे कितने? 8, 8 रेड कार्ड बचे हुए पड़े हैं। अब उसके बाद कह रहा है क्वीन कार्ड भी होना चाहिए। क्वीन कार्ड है कितने? एक पहले निकल चुका है रेड कलर का, एक रेड इसमें से पड़ा ही है। ठीक, एक कार्ड इसके अंदर आ गया, 2 बचे हुए क्वीन कार्ड कितने हो गए? 2 हो गई। तो 8 प्लस में 2, 10 मेरे पास कौन कौन से कार्ड बचे हुए हैं? अब क्वीन और रेड कलर के कार्ड बचे हुए हैं। तो क्या आंसर मेरे पास 10 बाय में 47, या आप कह दो कि 37 बाय में 47 मेरे पास करेक्ट आंसर होगा? नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, एक चीज हम लोग गलती करते हुए आ रहे हैं कि रेड कार्ड बेटा, अगर ये डायमंड के काउंट हो रहे हैं तो रेड कार्ड उसके भी काउंट होंगे, आपके हर्ट के भी तो काउंट होंगे। तो टोटल रेड कार्ड मेरे पास पड़े कितने होंगे? 26 रेड कार्ड होंगे। इसमें से 5 माइनस कर दो, कितने कार्ड रह गए बेटा? 21 कार्ड मेरे पास आ गए। अब 21 कार्ड तो ये आ गए, 2 कार्ड मेरे पास क्वीन है, एक तो इसके अंदर आ ही गया, एक अपन ने बाहर निकाल दिया, तो बचे कितने? 2, यानी कि कितने आंसर आ गया मेरे पास? 23। तो 23 कार्ड मेरे पास ऐसे हैं जो रेड और क्वीन है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आने की? 23 बाय 47। ना आने की निकालना है, माइनस कर दो, 7 में से 3 गए 4, 24 डिवाइड बाय 47 इज द करेक्ट आंसर। ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डी पार्ट हमें क्या कहता हुआ दिख रहा है। डी आंसर कह रहा है अ ब्लैक कार्ड और एन एस कार्ड। या तो ब्लैक कार्ड आ जाए, ब्लैक कार्ड सारे के सारे पड़े हैं देखो गेम के अंदर, उसने ब्लैक कार्ड को तो बाहर किया ही नहीं, तो 26 तो ब्लैक कार्ड पड़े हैं। या वो कह रहा है एस आ जाए, एस आप एक पहले निकाल चुके हो, बचे कितने बेटा? 3 बचे हैं ना। तो आंसर मेरे पास कितना आएगा? 29। लेकिन यहां पे एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड अपने पास कितने होते हैं? 26 होते हैं। एक एस, जो यहाँ पे गलती करनी नहीं है, ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और एस कार्ड होते हैं 4। एक एस आप पहले ही निकाल चुके हो, बचे कितने? 3, 2 इसमें काउंट कर लिए, 2 किसमें काउंट कर लिए? इसके अंदर काउंट कर लिए। तो अब मेरे पास बचे कितने? 1, यानी कि टोटल आंसर मेरे पास कितना होगा? 27।
तो इन छोटी छोटी चीजों में गलती नहीं की है, करनी है, ठीक है। तो ये जान के मैं बता रहा हूं आपको रब करने के बाद कि किस तरीके से कार्ड को प्लस माइनस का गेम खेलना है। क्लियर? अभी तक जो आप कर रहे हैं ना बेटा, सिंपल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस पे अभी मैं नहीं आया हूं। वन बाय वन हम लोग टिपिकल क्वेश्चंस पे बात डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, वो कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 100 नंबर। 1 से लेके 100 तक बेटा कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ स्केयर कार्ड, वो एक स्केयर कार्ड होना चाहिए, और स्केयर कार्ड का मतलब मेरे पास क्या होता है बेटा, एक परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। तो 1 से लेके 100 के बीच में परफेक्ट स्केयर कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, करते 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 कहां तक जाएगा? 100 तक। कितने नंबर्स के स्केयर पड़े हैं? 10 नंबर के स्केयर पड़े हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 100, यानी कि 1/10 मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 1/10 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। अच्छा यहां पे ना इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं पहले थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 2 बोले इकट्ठी निकाली जा रही है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको ना टॉपिक क्लियर अप करूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। 3 एग्जाम्पल से बताता हूं मैं, 2-3 तरीके से। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसका बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा बेटा, आप प्रोबेबिलिटी के अंदर हमेशा गलती करोगे ही करोगे। मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको, 2 मेरे पास रेड बॉल है, 4 मेरे पास ब्लैक बॉल्स है, और 3 मेरे पास येलो बॉल्स है मान लो, ठीक है। मेरे पास इस तरीके से बैग के अंदर बॉल पड़ी है। मैं पहला का केस लेके चल रहा हूं। आपको इसने बोला एक रेड बॉल निकाल दो। ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं चीजें कह रहा हूं ना, ये अब मैं इंपॉर्टेंट चीज और जो नोट करवा रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करवा रहा हूं, ऐसे मजाक नहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है। एक रेड बॉल निकाल दो। आप बोलोगे अच्छा एक रेड बॉल निकालनी है, ले भाई आंसर 2 डिवाइड बाय 9, ले आंसर चक ले, खत्म आंसर। यहाँ पे क्या किया गया, एक बोर्ड निकाली गई है, बिल्कुल सिंपल तरीका, ठीक। दूसरा मेथड बेटा, दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ध्यान से सुनोगे। वो कह रहा है 2 बॉल्स निकाली गई 1 बाय 1, 2 बॉल्स निकाली गई 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। बताओ कि वो दोनों बोले रेड हो, बताओ कि वो दोनों बोले रेड हो। देखो बेटा पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 बाय में 9, ये हमें पता है। अब उसने क्या किया, एक एक करके निकाली जा रही है ना, एक एक करके निकालते टाइम आप यूज करते हो बेटा मल्टीप्लीकेशन लो। क्या यूज करते हो? मल्टीप्लीकेशन लो। इसके साथ ना बहुत सारे वर्ड जुड़ सकते हैं। 1 बाय 1 की जगह आपके पास लिखा होगा सक्सेसिवली, है ना, एक एक करके निकाली जा रही है। 2 बाय 9 आ गया। अब उसने बोला कि रिप्लेस कर दी बॉल, यानी कि उस बॉल को आपा ने बेटा वापस डाल दिया, वापस डाल दिया। दोबारा से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 बाय 9। तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे? मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। तो 4 बाय 81 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो मान लो इसी केस को मैं बदल दूं, मैंने बोला 2 बॉल्स निकाली जा रही हैं और 1 बाय 1 निकाली जा रही हैं, और फिर मैंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है बेटा? विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली जा रही है, और दोनों की दोनों बोले रेड हो। अभी भी यहां मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। क्लियर? पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 बाय 9 है। अगली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 1 बाय 8 हो जाएगी, यानी कि 2 बाय 8 9 72। ये आंसर मेरे पास निकल के आएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब दूसरी बॉल निकली, पहली रेड वापस नहीं डाली, तो रेड बॉल रह कितनी गई? 1, और टोटल कितनी रहेगी? 8, क्योंकि एक बॉल तो पहले निकल ही चुकी है। एक ये केस हमारे पास बन सकता है। अच्छा इस केस को थोड़ा सा मैं और पलट देता हूं, है ना। मैंने बोला सेम 1 बाय 1 वाला एग्जांपल ही ले रहा हूं मैं, 1 बाय 1 का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। मान लो वो कह रहा है पहली बॉल रेड निकल जाए और दूसरी बॉल ब्लैक निकल जाए। ब्लैक कलर बीच में रखा हुआ है क्या मैंने? हाँ, पहली बॉल रेड निकल जाए, दूसरी बॉल जो है वो ब्लैक निकल जाए। देखो अगर पहली बॉल रेड आएगी, और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रिप्लेसमेंट की, क्लियर, और 1 बाय 1 की, पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी है? 2 बाय 9, ये हमें पता है। दूसरी बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लैक तो 4 है ना, क्योंकि निकली तो पहले रेड थी, लेकिन टोटल एक कम होगी। आंसर क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 डिवाइड बाय 72।
1/9 आंसर हो जाएगा इस केस में। अच्छा, अगर इस केस को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए, अब ये जो चीज मैं बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। फिफ्थ, अगर ये बोलता है दो बोले निकली हैं, दो निकली हैं, दो से ज्यादा निकली हैं, तो लिख लो टू और टू देन मोर देन टू। दो या दो से ज्यादा चीजें निकले, या फिर ऐसा वर्ड लिखा है टू बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, टू बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर साइमल्टेनियसली, इस तरीके के अगर ये वर्ड यूज करता है, क्या बेटा, इस तरीके के अगर ये वर्ड्स हमारे पास यूज करके दिखाता है, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि इकट्ठी चीजें निकली हैं, और इकट्ठे के टाइम हमेशा आपके पास क्या यूज होता है बेटा, कंबीनेशन का हमेशा यूज होता है। बिना कंबीनेशन के आप इस क्वेश्चन को नहीं करोगे। जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया था, दो मेरे पास रेड थी, चार मेरे पास ब्लैक बोले थी, और तीन येलो थी ना, तीन मेरे पास येलो बोले थी, तीन मेरे पास क्या थी, येलो बोल थी। अगर ये लिखता हुआ दिखाता है अपने को कि दो बोले निकालो, इकट्ठी निकालो, और उनमें से एक रेड होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए। अब इसको यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ रहा पहली रेड है दूसरी ब्लैक है, क्योंकि इकट्ठी निकाली गई है। क्या करोगे बेटा, पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, केस टोटल 2C1, दो में से एक रेड बॉल कैसे आ सकती है, 2C1। अच्छा, ब्लैक, चार में से एक ब्लैक कैसे आ सकती है, 4C1। ये तो अपन ने कल तक कॉम्बिनेशन में देखा। टोटल कितनी है बोले, चार दो छः, छः तीन नौ, 9C2। ये मेरे पास इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन करोगे, यहाँ बेटा फेवरेबल की बात हो रही है, यहाँ बेटा टोटल की बात हो रही है। ठीक है ना, टोटल केसेस और फेवरेबल केसेस दोनों को डिवाइड कर दिया। इसी केस में मैं अगर बोलूं आपके पास कि दो मेरे पास ब्लैक बॉल आ जाए और दो मेरे पास येलो बॉल आ जाए और एक मेरे पास रेड बॉल आ जाए, पांच बॉलें इकट्ठी निकली है, आप क्या करोगे, चार में से दो ब्लैक कैसे आ सकती है, 4C2, तीन में से दो येलो कैसे आ सकती है, 3C2, दो में से एक रेड कैसे आ सकती है, 2C1, चक्के कर दो इसकी मल्टीप्लाई, टोटल बोले हैं 9, निकाली गई है 5, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। इस पेज को आप बहुत ध्यान से संभाल के रखोगे। मैंने आपके अंदर इसके सारे के सारे केस कवर कर दिए। जब मेरे पास एक बॉल आती है बेटा, एक बॉल निकलती है, कौन सा केस यूज करोगे, दो बॉलें निकल रही हैं 1/1, विद रिप्लेसमेंट कैसे होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे होगा, है ना, टू बॉल्स रैंडमली टुगेदर साइमल्टेनियसली, ऐसा कुछ वर्ड लगाओ तो कैसे हम लोग विदाउट कॉम्बिनेशन की हेल्प से इसको सोल्व करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर, तो देखो, अ बैग कंटेन 3 रेड 4 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। एक बैग के पास बेटा तीन तो रेड बॉल्स हैं, चार मेरे पास क्या है बेटा, व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक, पांच मेरे पास क्या है बेटा, ब्लू बॉल्स हैं। ये इस तरीके की बॉल्स पड़ी है, तो टोटल बॉल मेरे पास है 12, टोटल बॉल मेरे पास 12 मेरे पास बॉल्स पड़ी है। इसके बाद वो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर डिफरेंट कलर, दो बॉलें निकाली जा रही है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों की दोनों डिफरेंट कलर की हो। देखो, इसको दो मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ध्यान से समझोगे। दो बोले हैं, दोनों की दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, क्या हो सकता है बेटा, हो सकता है कि रेड आ जाए, रेड के साथ व्हाइट आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा पहले नंबर पे रेड दूसरे के साथ व्हाइट, ठीक है ना, ये मत सोचना, इकट्ठी निकली है, रेड के साथ व्हाइट आ सकती है, व्हाइट के साथ ब्लैक आ सकती है, ब्लैक के साथ रेड आ सकती है, ठीक। अगर रेड के साथ व्हाइट आई, रेड के साथ व्हाइट आई, तीन में से एक रेड निकालनी है और चार में से एक व्हाइट निकालनी है, डिवाइड बाई, टोटल बोले हैं 12, 12 में से कितनी निकली, दो, प्लस व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 4C1, ब्लैक निकालने की, ब्लू है ब्लैक है, ब्लू, हाँ ब्लू है सॉरी यहाँ पे, तो ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी 5 में से एक ब्लू, टोटल बोले हैं बेटा 12, 12 में से कितनी निकली है, दो। यहाँ पे बेटा रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी तीन, तीन में से एक, फिर ब्लैक निकालने की या ब्लू जो भी दे रखा है 5C1, टोटल कितनी है बेटा 12, 12C2। एक तो इसको सोल्व करो, ठीक ना, एक तो इसको सोल्व करो, एक ये मेरे पास आंसर बन के आएगा। इसको मैं एक क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ कॉम्बिनेशन वाले को। देखो 3C1 का मतलब हो गया 3, 4C1 ये हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 2, 4 और 2, ठीक है, ये आंसर आ गया। 12C2 12, 11 और ऊपर 2 चला ही गया, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा 5 और नीचे वाला 2 इधर आ गया, 12 गुना में 11, ये आ गया 12 इंटू 11, प्लस 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, नीचे वाला 2 वहां भागेगा, 12 इंटू में 11, तो अपने पास ये आंसर आ गया, ठीक है।
तो आंसर आ गया बेटा 12 11 100। चलो इसको पढ़ा ही रहने देते हैं, क्या पता कट ही जाए। 4 तिया 12 दूना 24, 5 चौके 20 गुना 2 40 और 5 दूना 10 30, 5 दूना 10 तिया 30, हाँ ठीक है 30 70 94 डिवाइड बाई 12 इंटू 11। तो ये आ गया बेटा 2 4 दूना 8 1 4 2 सत्ते तो 47 डिवाइड बाई 66। ये मेरे पास एक आंसर निकल के आया। मैंने आपको अभी क्या बोला, ये मेथड आपको मैं सिर्फ सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने मेथड बताया आपको। अब दूसरा अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेथड यूज नहीं करना, तो बेटा कौन सा मेथड यूज करोगे आप? ये वाला मेथड यूज करोगे जो मैं अब करवाने वाला हूँ आपको। क्लियर? क्या दे रखा था अपने को, देखो दोबारा से। 3 मेरे पास रेड बोले थी, 4 मेरे पास व्हाइट बोले थी और 5 मेरे पास ब्लू बॉल्स थी। उसने बोला है बोले डिफरेंट होनी चाहिए। यार मान लो कि बोले डिफरेंट नहीं है, सेम है, दोनों रेड है, दोनों व्हाइट है, दोनों ब्लैक है। जब भी ऐसा कुछ केस आ जाए ना जहां से केस कम बन रहे हो, ऐसा कोई मेथड आ जाए, तो आप वही केस बना के दिखाओगे। अब दोनों अगर रेड आ रही होंगी तो 3 में से 2 रेड कैसे आएंगी? 3C2, टोटल 12 है तो 12C2। दोनों व्हाइट कैसे आएंगी बेटा? 4C2 डिवाइड बाई 12C2। दोनों ब्लैक कैसे आएंगी? ब्लैक या ब्लू जो भी दे रखा है 5C2 और 12C2। ये आंसर मेरे पास क्या निकल के आएगा? 3C2। 3 दूना 6 डिवाइड बाय 3 2 3, 4 तिया 12 डिवाइड बाय 2 6, 5 चौके 20 डिवाइड बाय 2 10, 12C2 एलसीएम इकट्ठा आ रहा है 12 11 डिवाइड बाय 10, 12 11 डिवाइड बाय 2 6 11 66 66। आंसर मेरे पास कितना निकल के आ गया इसका? 19/66 आंसर निकल गया। लेकिन अपा ने क्या बोला बेटा, ये आंसर निकाला अपा ने कि तीनों बोले सेम सेम हो, दोनों रेड हो, दोनों व्हाइट हो, दोनों ब्लैक हो। अपने को तो डिफरेंट चाहिए ना, तो जो आंसर आ रहा है बेटा उसको 1 में से माइनस कर दो। लो, क्या वही आंसर नहीं निकल आया जो अपा ने उस मेथड लंबे वाले मेथड से निकाला? क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने हमेशा छोटा करके दिखाना है, आपने ऐसे क्वेश्चंस को लेंथी नहीं करना है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। फिर भी क्लियर नहीं होगा, आप लाइव सेशन के अंदर हमारे से डाउट ले सकते हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टू इवेंट्स ए एंड बी। ए और बी दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा 0.25, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा अपने को 0.50, और हमें कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टुगेदर, वो इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.14। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ना ही ए हो ना ही बी हो? तो पहले आप यूनियन निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये तो फॉर्मूला पता होगा ना, पी ऑफ बी माइनस में इंटरसेक्शन 0.14। प्लस वन में पढ़े होंगे ना आप लोग, पी ऑफ ए प्लस सेट्स के अंदर भी पढ़ा था अपन ये वाला, माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो यहां बेटा मेरे पास क्या आ गया? 0.75 माइनस 0.14, आंसर निकल के आ गया 0.61। लेकिन इसने बोला कि ए हो ना ही बी हो, मतलब इसका इंटरसेक्शन की बात कर रहा है वो। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? तो 0.39 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये वाला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल प्यार से समझेंगे सभी बच्चे। देखो क्या कह रहा है बेटा ये अपने को, द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज। या तो 53 फ्राइडे हो जाए या 53 संडे हो जाए, सैटरडे हो जाए, ये बोल रहा है। इसमें बेटा लीप ईयर के अंदर 53 फ्राइडे की बात कर रहा है, ऐसा हो जाए तो भी काम चल रहा है, 53 संडे हो जाए, सैटरडे हो जाए, तब भी मेरा काम चल के आ रहा है। क्लियर है? अब देखो एक्चुअली में एक साल में दिन कितने होते हैं जी? 365, और लीप ईयर में कितने होते हैं? 366, 366। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, 7 5 35, 1 6 7 दूना 14 2, यानी कि बेटा मैं इसको बोल सकता हूं ना कि मेरे पास एक साल के अंदर 52 वीक्स होंगे और 2 डेज होंगे। यही हो सकता है। अब 52 डेज वीक के अंदर ऑब्वियस सी बात है 52 फ्राइडे और 52 सैटरडे तो होंगे ही होंगे। तो गेम कहां की रहेगी? सिर्फ एक फ्राइडे और एक सैटरडे अपने को एक्स्ट्रा चाहिए। क्लियर? अब ये 2 दिन बचे हुए हैं, इन 2 दिनों में कैसे कैसे बन सकता है? ये वाला गेम तो खत्म। अब अपने को एक चीज की एंट्री चाहिए। देखो कैसे पेयर बन सकता है? सैटरडे के साथ संडे आ सकता है, संडे के साथ मंडे आ सकता है,
मंडे के साथ ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे के साथ थर्सडे आ सकता है, थर्सडे के साथ फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे के साथ सैटरडे आ सकता है, फ्राइडे के साथ सैटरडे आ सकता है। अपने को कंडीशन पूरी करनी है, या तो एक फ्राइडे एक्स्ट्रा हो जाए या एक सैटरडे एक्स्ट्रा हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बेटा इस केस में फ्राइडे एक्स्ट्रा हो रहा है, इस केस में फ्राइडे सैटरडे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इस केस में सैटरडे एक्स्ट्रा हो रहा है। कितने केस ऐसे हैं आउट ऑफ 7 जिसके अंदर हमारी कंडीशन पूरी हो रही है 3, तो टोटल केस है कितने 7, तो 3 बाय में 7 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। इस क्वेश्चन को ना बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर डाला गया घुमा फिरा के, कभी कह देगा लीप ईयर, कभी कह देगा सिंपल, है ना। सिंपल में वो ज्यादातर जान के वो डालेगा कि एक दिन का बताओ, या तो सैटरडे हो जाए 53 या संडे हो जाए, इस तरीके से, क्योंकि एक ही बनेगा दिन एक्स्ट्रा सिंपल के केस में। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आउट ऑफ 30 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लगातार 30 कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स है मेरे पास, 2 आर चूजन एट द रैंडम, और उन दोनों का सम हमारे पास ओड होना चाहिए। और 30 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं लगातार, तो मुझे इतना तो पता है ना कि उसमें 15 तो ओड नंबर बैठे होंगे और 15 इवन नंबर बैठे होंगे, और मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे उनका सम ओड बनाना है, दो नंबर जब ओड ऐड होते हैं आंसर इवन आता है, दो नंबर जब इवन ऐड होते हैं आंसर हमेशा इवन आता है, एक ओड एक इवन ऐड होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, ओड आता है। और अपने को इसी केस को तो पकड़ के जाना है। वो कह रहा है एक ओड आ जाए एक इवन आ जाए, तो 15 में से एक ओड कैसे आ सकता है बेटा, 15 से इवन, 15 में से साथ ही साथ एक और इवन कैसे आ सकता है, ये तो एक ही केस चलता जा रहा है, डिवाइड बाय 30 में से अपन ने कितने निकाले, 2। मैंने ये वाला केस पकड़ा यहाँ पे, ठीक है ना। 15 से 1 का आंसर आ जाएगा 15, इसका भी आंसर आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 13, 30, 29 और 2 ऊपर ले गए, 15 दूना 30, ये आ गया 15/29। तो 15/29 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट अगेन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वन मैपिंग इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द मैपिंग ए 1 to n, बताओ कितनी मैपिंग 1 to 1 बनेगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैपिंग बनानी है अपने को, मैं पहले आपको सिंपल केस बताता हूँ। ये बोल रहा है इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, चलता जा रहा है अप टू n। इधर भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग की अगर मैं बात करूं, हमेशा मैपिंग क्या बनेगी, n रेस टू पर n मैपिंग बनेगी, ये तो हमें पता है, ठीक है, n रेस टू पर n मैपिंग बनेगी। देखो मान लो 1 1 मैपिंग की बात कर रहा है, मतलब एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होने की बात कर रहा है, 1 है, मान लो 1 2 से कनेक्ट हो गया, वो 3 से भी हो सकता था, वो 4 से भी हो सकता था। तो 1 के पास कनेक्ट होने के लिए बेटा कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है। जब 1 2 से कनेक्ट हो गया, अब मान लो 2 को सामने लेके आ रहे हैं, 2 के पास कनेक्ट होने के कितने ऑप्शन है बेटा, n-1 ऑप्शन है, क्योंकि एक ऑप्शन 1 ले चुका है पहले, 1 1 मैपिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब 2 मान लो 3 से कनेक्ट हो गया, अब मान लो 3 है, 3 के पास कितने ऑप्शन होंगे बेटा, n-2। तो एक एक कम ऑप्शन होते रहेंगे, कब तक होते रहेंगे, जब लास्ट में 1 ना आ जाए। ये तो टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल केस होगी, मैपिंग होगी। टोटल मैपिंग कितनी है, n⁻n मैपिंग बन सकती है ना, टोटल तो यही मैपिंग बन सकती है। एक एलिमेंट किससे कनेक्ट हो सकता है, n से हो सकता है, दूसरा n से हो सकता है, तीसरा n से हो सकता है। कितनी बार n मल्टीप्लाई किया जा रहा है, n बार। टोटल मैपिंग तो ये बन सकती है अगर 1 1 की बात ना की हो सकती। तो ऊपर क्या बेटा n फैक्टोरियल आ गया, नीचे क्या आ गया n⁻n। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आंसर मैच नहीं कर रहा है, अच्छा इसने आंसर घुमा के दे रखे हैं। n फैक्टोरियल को बेटा ओपन कर दो, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n की पावर n-1 और एक n को एक्स्ट्रा लिख दूं। लो जी, फोर्थ आंसर मेरे पास बन गया। आंसर इसने जान के बना रखे हैं, सी आंसर। सी आंसर मेरे पास इसका आ गया। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा सारे क्वेश्चंस। जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहे बिल्कुल पूछ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप लोग प्रैक्टिस किस तरीके से करते हो। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट ए एंड बी अकर, वो कह रहा है कम से कम एक इवेंट हो रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, यूनियन की। या तो ए हो जाएगा या बी हो जाएगा, 0.6। दे साइमल्टेनियसली अकर, उन दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इकट्ठे होने की कितनी है बेटा, 0.2। हमें कह रहा है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी निकाल लो, बहुत आसान है। एक्स मान लो,
ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस में इंटरसेक्शन 0.2 वहां जाके ऐड हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.8। 0.8 मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, देयर आर सिक्स वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन बनाते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पे। अरे भाई डायग्राम गिवन नहीं है, ऐसे ना करो यार। चलो ये सॉफ्टवेयर जो है ना मेहनत करवाएगा, कोई बात नहीं, भला हो इसका। चलो जी ड्राइंग करते हैं थोड़ी सी। लो जी ये डिजाइन बन गया हमारा हेक्सागन। इसको मैंने हेक्सागन की शेप दे दी जी, रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर जैसा बन गया, रेगुलर है बस। चलो रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल विद दीज वर्टिसेस इज इक्विलेटरल। हमें बताना है इससे बनने वाले जो ट्रायंगल होंगे वो इक्विलेटरल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो हेक्सागन के अंदर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, हेक्सागन के अंदर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। प्रॉपर हेक्सागन क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, सारी साइड इक्वल साइड की होती है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां बन के दिखाता है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं हेक्सागन में, हम सब जानते हैं। तो 2 मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। टोटल ट्रायंगल कितने बन सकते थे, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात करी 6 पॉइंट से बनने वाले। थोड़ा सा माइक में शोर है बिकॉज ट्रैफिक है बाहर। चलो 6 पॉइंट से बनने वाले कितने ट्रायंगल पॉसिबल है बेटा, 63। कल वाली वीडियो के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने देखा ना, तो मेरे पास आंसर कितना निकल के आ गया, 2 डिवाइड बाय 6 5 4 3 फैक्टोरियल कटेगा, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल 6 6 2 से 2 कट गया, 1 डिवाइड बाय 10। तो 1/10 प्रोबेबिलिटी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर 6 रेड बॉल्स, 4 blue balls, 2 green balls and 3 yellow balls, marbles. If 3 marbles are picked, 3 marbles चूज किए जा रहे हैं, what is the probability that 2 हमारे पास ब्लू होंगे, 1 हमारे पास येलो होगा। बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन ही तो लगाना है। अगर 2 मेरे पास ब्लू होंगे तो ब्लू है कितने 4 4C2। एक मेरे पास येलो होगा, येलो पड़े कितने हैं बेटा 3, तो 3C1। टोटल मार्बल कितने हैं 6 4 10 10 2 12 और 3 15, 15 निकाले कितने बेटा 3, 15C3। आंसर हो जाएगा 4C2 का 6 4 4 3 12 डिवाइड बाय 2, क्लियर। 3C1 का आंसर हो जाएगा 3, 15C3 हो जाएगा 15 14 13 और वो कट गया 12, 3 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, 3 फैक्टोरियल को ऊपर भगा दो, ये यहाँ पे 6 आ गए, क्लियर। आंसर हो जाएगा बेटा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये सही लिखा है ना 2, हाँ जी सही है। तो 3 दूना 6, इंटू में 3 इंटू में 6 डिवाइड बाय 15 इंटू 14 इंटू 13। तो बेटा यहाँ से आंसर आ गया 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 3 5 ज़ा, और कुछ कट रह गया बस 18, 18 डिवाइड बाय 7 5 35 या 91 इंटू में 5, 18 डिवाइड बाय 5 9 5 45, तो 18 डिवाइड बाय ये रहा जी सी आंसर। तो सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ ये वाला, तो है ना, कुछ खास नहीं था हमारे पास। देखो आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बेटा। क्या क्वेश्चन दे रखा है, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसने स्टेटमेंट को है जो वो चेंज कर दिया। स्टेटमेंट अपने पास चेंज कर दी। वो कह रहा है इस तरीके के मेरे पास मार्बल पड़े हैं बेटा, 6 रेड मार्बल हैं, 4 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 ग्रीन मार्बल हैं, 3 येलो मार्बल है। इफ 4 मार्बल्स आर पिक्ड अप, वो 4 मार्बल निकाले गए हैं, एक मेरे पास ग्रीन होना चाहिए, 2 मेरे पास ब्लू होने चाहिए, एक मेरे पास रेड होना चाहिए। तो देखो एक ग्रीन किस तरीके से आएगा 6C1 आएगा, एक ग्रीन 2C1 सॉरी, फिर उसके बाद एक रेड आएगा 6 में से 6C1, 2 ब्लू हैं, 2 ब्लू आएंगे 4C2 डिवाइड बाय टोटल मार्बल कितने अपने पास 6 4 10 2 और 3 15, 15 में से कितने मार्बल निकाले गए हैं 4। आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 6 आंसर आएगा, यहाँ से आएगा 4 और 3 और नीचे बचेगा 2, वो 2 को नीचे ले जाते हैं,
यहाँ से आंसर बचेगा 15, 15 14 13 12, वो कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल ऊपर भागेगा, 4 तिया 12 और दूना 24, ये आंसर मेरे पास बचेगा। तो 2 कट बाय 2 और कुछ कट रहा है क्या? एग्जैक्ट कुछ नहीं कट रहा, कटेगा तो सही। चलो 3 3 5 जा, अच्छा जी, उसके बाद 6 2 जा 12, क्या बचा और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 4 और 3 बचा हुआ है, कुछ भी नहीं कट रहा ना। चलो 4 तिया 12, 12 दूना 24, ये आ गया बेटा 24, 13 7 91 इंटू में 5, वही नीचे 455, तो 24/455 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सारे क्वेश्चन आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम लोग, ये वैसे 2011 का क्वेश्चन है आपके पास, प्रोबेबिलिटी के किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको साफ दिख रहा होगा कि कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन मेरे पास पूछे जा सकते हैं। ये भी पिछला जो मेरे पास क्वेश्चन है 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस तरीके के क्वेश्चन मेरे पास बन सकते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है। कोई भी डाउट रहेगा बेटा लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करते हैं, कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वर्कशीट और वीडियो आपको एज इट इज विद इन 10 मिनट्स ग्रुप के अंदर या फिर आपके ऐप के अंदर मिल जाएगी। आई होप सबको अच्छे से समझ आया बेटा। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।